हाँ, इससे अपन को क्लास में छात्र छात्राओं के बारे में समझने में आसानी हो जाती है। उसी तरीके से इस संसार के अंदर हजारों और करोड़ों की संख्या के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके पहले आपको पहले के चैप्टर में बताया था मैंने कि जंतुओं का वर्गीकरण जो होता है उसके जाति, कुल, वंश के आधार पर किया जाता है। जाति, कुल, वंश के आधार पर किया गया है। आज इसी चैप्टर को अपन आगे लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी जातियां हैं। जैसे मानेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनीमेलिया किंगडम, वायरस और विरोइड तथा लाइकेन। ये अलग अलग प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। 5 जीव जगत के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें आपको ये टेबल दिया गया है, इसको बताएंगे, अभी में आपको समझाएंगे। इसके बारे में थोड़ा समझ लें आप कि सभ्यता के आरंभ से ही मानव के जीवन में अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र, आवास जैसे सामान्य उपयोगिताओं के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों का वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का सर्वप्रथम उपयोग किया गया है। ये किताब है कौन सी लाइन अरे वही तो है यार। पहले ये बता दो, फिर इसको बताऊं थोड़ी देर में। इसको क्लियर करवा दूं। आप बैठ के समझा देंगे। हाँ, देख लो, इसमें लेसन सेकंड है एनिमल्स क्लासिफिकेशन। ये एनिमल्स क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। एक एग्जांपल्स मैंने अभी बताया था। क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण। वर्गीकरण करने से ये फायदा होता है कि जैसे अपने क्लास का ये कक्षा मान लीजिए 11th के अंदर 40 बच्चे हैं। क्लास 11th के अंदर 40 स्टूडेंट हैं। 40 स्टूडेंट में अगर क्या है अपन वर्गीकरण करें। क्लास का वर्गीकरण कैसे करते हैं? कक्षा का वर्गीकरण क्लास के वर्गीकरण में एक होता है छात्र और प्लस छात्राएं। छात्र और छात्राएं हैं। तो छात्रों की संख्या मान लीजिएगा, इसमें अगर स्टूडेंट की संख्या 40 है तो 20 मान लीजिए छात्र और 20 मान लीजिए छात्राएं। तो सिंपल तरीके से दो रूप में हो गया कैसे क्लासिफिकेशन। एक 20 को छात्र ले जाते हैं, 20 छात्र है, कुल छात्र संख्या कितनी होगी? 40 होगी। अब दूसरा वर्गीकरण कैसे करते हैं? एज के आधार पर। अब जैसे कुल छात्र हैं इसमें 20 और एज मान लीजिए जब 15 से लेकर के
प्लस इसमें 10 मान लीजिए, ये हो गए क्या करके ये भी 12 साल के हो गए, तो ये कुल कितने बच्चे हो गए क्या करके 12 साल के 20 बच्चे हो गए। अब बच्चे कितने अपने 20 बच्चे बच गए, बच्चे थे 40, तो 10 इसमें 15 साल के हो गए, 10 इसमें 15 साल के हो गए, तो 20 ही हो गए, टोटल हो गया जाकर के 40। तो इसमें आपने क्या देखा, एक हमने छात्र छात्राओं के आधार पर वर्गीकरण किया, ठीक है, और दूसरा एज के आधार पर वर्गीकरण किया है। इससे क्या होता है, हमारे समझने में हमें आसानी होती है। उसी तरीके से इस जूलॉजी के अंदर अपन जीव विज्ञान के अंदर हजारों की संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में ये निमस पाए जाते हैं। तो लाखों की संख्या में जो जानवर पाए जाते हैं या पशु पक्षी पाए जाते हैं, तो उनको अपन सही तरीके से कैसे समझ सकें। अरे एक क्षेत्रीय, जिसको बोलते हैं स्टेट लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, आज अपन ग्रामीण एरिया में जाते हैं, गांव की भाषा अपन को अलग ही समझ में आती है, शहर की भाषा अपन अलग को समझ में आती है। लेकिन अगर हम देश को छोड़ें, अपन भारत में हैं, भारत जगह पर ब्राजील में चले जाए, चीज वही मैंगो कोरीफेरा, लेकिन वहां अपन को यहाँ आम बोलते हैं, वहां हो सकता है उसका दूसरा नाम हो और होगा भी। वैज्ञानिक, इसीलिए वैज्ञानिकों ने, पूरे संसार के वैज्ञानिकों ने बायोमेट्रिक्स यानी कि जंतु विज्ञान, जीव जंतुओं का इनको क्लासिफिकेशन किया है, इनका वर्गीकरण किया है और उसका एक ही नाम दिया है, जो संसार के सभी छात्र जिसको एक नाम से ही जानते हैं। उसी तरीके से वर्गीकरण करने से ये फायदा है कि एक नाम की पहचान, जैसे एक नाम मनुष्य है, मानो क्या है, स्तनधारी प्राणी का वर्ग जंतु है। स्तनधारी प्राणी यूं के अंतर्गत कौन कौन से जंतु पाते हैं, मनुष्य आ गया, भेड़ आ गई, बकरी आ गई, गाय आ गई, भैंस आ गई, चमगादड़ आ गया। ये स्तनधारी जंतु है और स्तनधारी जंतु की विशेषताएं होती हैं, ये जंतु अंडे न देकर के सीधे बच्चे उत्पन्न करते हैं तथा अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उनके शरीर के अंदर बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। तो ये फीमेल के अंतर्गत रखा गया है। उसी तरीके से जीवों के बारे में सही तरीके से समझने के लिए इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है। अब देखिए उसमें क्या चीज है बच्चों, ये सब ट्रेस में दिया हैं, थोड़ा लगे अरस्तु ने किया था, उन्होंने सर्वप्रथम पादपों को सरल व आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया है। अब देखिए अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे, अरस्तु ने पौधों का वर्गीकरण किया है। अरस्तु ने पौधों का वर्गीकरण किस रूप में किया है, देख लीजिए। अलग अलग तरीके के आधार पर इन्होंने नंबर 1 वृक्ष, नंबर 2 झाड़ी और नंबर 3 शाख। वृक्ष, झाड़ी और शाख, इसको साथ करने का इस तरीके से बैठना।
प्राणियों का जो वर्गीकरण किया है लाल रक्त कणिकाओं के आधार पर उन्होंने कि लाल रक्त कणिकाएं किसमें उपस्थित होती है किसमें उपस्थित नहीं होती है, इस आधार पर उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। लीनियस के काल में सभी पादपों व प्राणियों का वर्गीकरण द्वैजगत पद्धति विकसित की गई। लीनियस के समय लीनियस के समय जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो काल मतलब लीनियस के काल में सभी पौधों व प्राणियों का वर्गीकरण द्वैजगत पद्धति में किया गया है। द्वैजगत पद्धति के आधार पर उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। इसमें इन्होंने क्रमशः प्लांट के पादप एनिमेलिया प्राणी जगत पद्धति के आधार पर यूकेरियोटो एवं प्रोकैरियोटो एवं एक कोषीय व बहुकोषीय जीवों के आधार पर इसका एक कोषीय और सेकंड आ गया करके बहुकोषीय। बहुकोषीय के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, इसको समझाया गया है। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझने के लिए के बावजूद भी जीवधारियों में इसमें किसी वर्ग को रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्वैजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हुई। बाद में ये द्वैजगत पद्धति जो अपनाई गई है, ये वैज्ञानिकों ने इसको मान्यता प्रदान नहीं की। इसमें कुछ कमियां इनको मिली। कमियां क्या क्या मिलेंगी देखिए। हाँ, कमियां ये पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए अकालकी के साथ साथ कोश का संरचना, कोश का वित्तीय लक्षण, पोषण की विधि, आवास प्रजनन की विधि एवं विभागीय संबंधों की सहमति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसमें कमियां क्या क्या देखी गई, अब देखिए। सबसे पहले कमियां देखी गई है कोशिका संरचना। नंबर 1। नंबर 2 कोशिका वृत्त के लक्षण। नंबर 3 पोषण की विधि। नंबर 4 आवास। और नंबर 5 प्रजनन। ये इसमें ये एक प्रश्न बनता है कि
द्वैत जगत जो पद्धति अपनाई गई, द्वैत जगत पद्धति को मान्यता क्यों नहीं दी गई, या द्वैत जगत पद्धति के अंदर कौन कौन सी कमियों का अभाव था, कौन कौन सी चीजों का अभाव था जिसके कारण इसको मान्यता प्रदान नहीं की गई है। वैज्ञानिकों ने इसको बाद में खंडित कर दिया है। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये देखी गई है, कोशिका संरचना का अभाव था। सेकंड, कोशिका वृत्त के लक्षणों की कमी पाई गई। तीसरा है इसमें भोजन पद्धति का भी अभाव था। चौथा, आवास को जगह निर्धारित नहीं की गई। और तीसरी और अंतिम बात यह करके इसमें प्रजनन क्रिया का भी अभाव था। इन बिंदुओं के आधार पर वैज्ञानिकों ने द्वैत जगत पद्धति को मान्यता प्रदान नहीं की। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने द्वैत जगत पद्धति को मान्यता प्रदान नहीं की। ये मुख्य रीजन थे जिसको इन्होंने मान्यता नहीं दी। जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन भी शामिल है। इसके अलावा समय समय पर आग एनिमल्स या आग प्लांट्स के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन का भी उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जीवधारियों की विभिन्न जगत की संख्या एवं लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। और एक ये भी बताया गया है कि सभी वैज्ञानिकों ने समान रूप से इसमें जो डेफिनेशन दी हुई परिभाषित किया गया है वो अलग अलग रूपों में उसको परिभाषित किया गया है, समान रूपों में उसको परिभाषित नहीं किया गया है। ये लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बचता है आपका इसका जीव जगत के लक्षण। 5 जीव जगत के लक्षण कौन कौन से हैं वो इसके बारे में आपको हम कल बताएंगे। आज सिर्फ आपने क्या देखा, एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज कर देते हैं। इसमें है जीव जगत का वर्गीकरण कि पौधों का क्लासिफिकेशन करना क्यों आवश्यक है। अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तरीके से जीव जगत का वर्गीकरण किया है। अरस्तु ने इसको मुख्य रूप से जैसे पौधों का क्लासिफिकेशन किया गया है पौधों के क्लासिफिकेशन के अंदर इसमें वृक्ष, झाड़ी और शाख। वृक्ष होते हैं काफी बड़े होते हैं, इनका जीवन काल अधिक समय होता है। झाड़ी वृक्षों से छोटे होते हैं, इनका जीवन काल वृक्षों से कम होता है। और शाख होता है ये दोनों से ही बहुत छोटे होते हैं, इनका जीवन काल कुछ साल होता है। इसका कई साल होता है, इसका कुछ साल होता है और इसका बहुत कम इनका जीवन काल होता है। ये तो सही तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसके पश्चात कुछ वैज्ञानिकों ने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से किया है। कुछ प्राणियों के अंदर लाल रक्त कण पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक लीनियस ने द्वैत जगत पद्धति दी। लीनियस ने ये भी कहा है कि कोशिकाओं के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अनेक वैज्ञानिकों ने कुछ कमियां देखी। उस कमियों में सबसे पहले देखा गया है कि कोशिका संरचना का इसमें अभाव पाया गया है। कोशिका वृत्त के लक्षणों में भी कमी पाई जाती है। पोषण की अनेक विधियों का अभाव पाया गया है। आवास की कमी पाई गई है और प्रजनन में भी कमी पाई गई है। तथा इसलिए ये कमियां होते हुए भी द्वैत जगत पद्धति को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इसलिए ये चीजें क्लियर हो जाती है। अब आता है आपका अगला पॉइंट, वो आपको कल क्लियर करवाएंगे बच्चे। कल वो आपका होगा, कितने मिनट हो गए इसमें? 20 मिनट हो गए हैं। अब अच्छा बैठ के बताऊं कैसे समझाऊं? आ जाओ, इधर ही आ जाओ। तो कितने बच्चे थे इंग्लिश मीडियम के? 10 चलो रहेंगे।
कर देता हूँ इसको। बंद कर दो इसको, आता बंद करना, करो बंद।